हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। वेलकम टू जेई एडवांस रिवीजन सीरीज। और इसमें जो है अगला पेपर हम लोग करने वाले हैं आईआईटी जेई 2011 का। तो इसमें हम लोग पेपर 1 करेंगे मैथमेटिक्स का। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं एज ए स्टूडेंट पेपर सॉल्व करूंगा। आईआईटी जेई का जो पेपर होता है डेट इज़ आज के ज़माने में जो जेई एडवांस के नाम से जाना जाता है, वो प्योरली कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। तो मैं हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होनी चाहिए, वो सारी बातें बताएंगे। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं रहा तो आईआईटी जेई का एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। सेक्शन 1 सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास है। सिंगल करेक्ट टाइप में क्या होता है, देखो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है। ठीक है, सिर्फ वन ऑप्शन इज करेक्ट। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बोला गया द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 3 पर्सन सो डैट ईच पर्सन गेट्स एट लीस्ट 1 बॉल। तो बेसिकली देखो सिंपल सा फंडा है। मेरे पास 5 बॉल है, बॉल 1, बॉल 2, बॉल 3, बॉल 4, बॉल 5। ये पांचों अलग अलग कलर के हैं, मतलब 5 डिफरेंट बॉल हो गए एक तरीके से। ठीक है, अब हमारे पास 3 लोग हैं, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3। इन तीनों को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ये 5 बॉल इस तरीके से कि सबको कम से कम एक बॉल मिले, एटलीस्ट 1 बॉल। देखो यहाँ पे मेजर जो मिस्टेक का चांस होता है वो क्या होता है, पहले मैं वो बता देता हूँ। मोस्ट ऑफ दी बच्चे क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, बोलते हैं कि सर एक एक बॉल पहले दे दो सबको। मतलब एक काम करो सर, मैं 5 में से कोई भी 3 बॉल सेलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो 5 में से कोई भी 3 बॉल सेलेक्ट कर लिया। अब मेरे पास 3 लोग हैं, मैं एक एक बॉल दे दूंगा सबको सर। डेट इज़ 3 फैक्टोरियल। इससे क्या हुआ सर, इससे ये हुआ कि सबके पास एक एक बॉल तो डेफिनेटली चला गया। अब देखो क्या होगा, अब सर मेरे पास 2 बॉल बचे। ये 2 बॉल मैं किसी को भी दे सकता हूँ। मतलब क्या है, B4 को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो मेरे पास 3 ऑप्शन होगा। ठीक है, इंटू 3। जब मैं B5 को डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो फिर से मेरे पास 3 ऑप्शंस होंगे, तो इंटू 3। सर ये अल्टीमेट फाइनल आंसर। ठीक है, अभी देखो ये सुनने में तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, इससे तुम्हें लग भी रहा है कि अरे सारा कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला ही था कि सबको कम से कम एक बॉल देना है, और जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया उसमें सबको कम से कम एक बॉल मिला भी है, कोई गलती नहीं है आंसर। लेकिन जब तुम ये आंसर निकालोगे तो ये आंसर तुम्हारा रॉन्ग है। अब क्यों रॉन्ग है इसके बारे में मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में। अब बेसिकली क्या होता है, ये वाला मेथड तब फॉलो करते हैं जब हमारे पास सारे के सारे आइडेंटिकल बॉल्स हो। तो जब आइडेंटिकल बॉल्स होते हैं तो ये 5C3 भी नहीं होगा, कोई भी 3 बॉल उठा के एक एक दे देंगे सबको, उसके बाद बाकी सारे को बांट देंगे। ठीक है, आइडेंटिकल बॉल में तो ये वाला काम चल जाता है, लेकिन यहाँ डिफरेंट बॉल है इसलिए काम नहीं चलेगा। देखो क्या, एक बार फिर भी मैं दिखाता हूँ गलती क्या होगी इसमें। सपोज जब तुम एक एक बॉल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, मतलब शुरुआत में 5C3 किया, तुमने सेलेक्ट किया B1, B2, B3, तुमने इसको दे दिया इस B1, इसको B2, इसको B3। बाद में जब B4, B5 आया तो इसको B4 मिला, इसको ही B5 मिल गया, इसको ही B5 मिल गया। कंडीशन सेटिस्फाइड, कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं इसमें। लेकिन सपोज जब तुमने पहली बार 5C3 किया, फिर से मैं एक और केस दिखा रहा हूँ। जब तुमने पहली बार 5C3 किया, सपोज तुम्हारे पास B1, B2 ना आके सपोज तुम्हारे पास आ गया B2, B3 एंड B4। तो तुमने अब डिस्ट्रीब्यूट किया, तो सपोज तुमने इसको दे दिया B4, इसको दे दिया B2, इसको दे दिया B3। अब तुम्हारे पास बचा होगा B1 एंड B5, और वो दोनों डिस्ट्रीब्यूट करने टाइम पे इसको B1 मिल गया, इसी को B5 मिल गया। तुम्हें क्या दिख रहा है, इस बार जो तुमने डिस्ट्रीब्यूशन किया वो सेम टू सेम पिछले बार वाला ही है ना। मतलब केस रिपीट हो गया, तो हमारे आंसर में क्या होगा, केस रिपीट हो जाएगा, इसलिए आंसर रॉन्ग था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का तरीका बहुत ही सिंपल होता है। देखो ध्यान से, हमें क्या करना पड़ेगा, केस बनाना पड़ेगा। केस कैसे बनाएंगे, तो ऐसे हमें क्या करना पड़ेगा, कितने तरीके से हम लोग बांट सकते हैं वो देख लेते हैं बस। मेरे पास सपोज 3 लोग हैं, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3। मैं कोई भी नाम अभी दे चुका हूँ। ठीक है, नाम तो रैंडम चेंज ही कर सकते हैं। अब सबको एक एक बॉल देना है, मेरे पास टोटल 5 बॉल है। तो सबसे पहला तरीका क्या होगा,
एक, एक एंड 3। एक ये तरीका होगा बांटने का कि एक को 3 बॉल मिला, एक को 1 बॉल मिला, एक को 1 बॉल मिला, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अब इस 3 को क्या करो, रिड्यूस करो 2 में, 2, एक इसको दे दो, 2 2 4, 1 5। अच्छा, इसके बाद भी कोई तरीका है क्या? नहीं, और कोई वे बचता ही नहीं है, ठीक है। दिस मीन्स 1 3 3, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 बॉल को 3 ग्रुप में डिवाइड करना पड़ेगा। एक ग्रुप में 1 बॉल, दूसरे बंडल में 1 बॉल, तीसरे बंडल में 3 बॉल, ठीक है। और दूसरा बार ग्रुपिंग कैसे करेंगे, एक बंडल में 1 बॉल, दूसरे बंडल में 2 बॉल, तीसरे बंडल में 2 बॉल, ठीक है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन ग्रुपिंग का हो गया। मतलब क्या है, मतलब ये है कि हमें क्या करना होगा, अब ग्रुपिंग वाला फॉर्मूला याद करना होगा कि मेरे पास 5 डिफरेंट बॉल्स हैं, उसको मैंने एक बंडल 1, दूसरे बंडल 1, तीसरे बंडल 3, इसका टोटल तरीका कितना होगा, तुम बोलोगे 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इतने तरीके से तुमने 3 बंडल बना दिया। अब तुम्हारे पास 3 लोग हैं, तीनों बंडल को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका इज़ 3 फैक्टोरियल। प्लस प्लस क्यों, क्योंकि ये वाला या तो ये वाला या तो ये वाला, तो इस वाले केस में क्या होगा, ग्रुपिंग कैसे होगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल ओवरऑल 3 फैक्टोरियल। ये हमारा अल्टीमेट आंसर होने वाला है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। 1 फैक्टोरियल इज 1, तो इसको तो देखना ही नहीं है, ठीक है। 1 फैक्टोरियल इज 1, 3 फैक्टोरियल से काटोगे तो 4 इंटू 5, ओके। अब यहाँ 2 से कटेगा तो ये 2, तो ये आ गया 10, ये आ गया 6, तो 10 इंटू 6 इज 60। पहला वाला में 60 आंसर आया है, ठीक है। अब यहाँ देखना 2 फैक्टोरियल से काटोगे तो ये आएगा 3 इंटू 4 इंटू 5। अभी देखना 2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर 4 होता है, तो इससे 4 कटेगा, ये आ गया 15, 15 इंटू ये आ गया 6, 90, तो 90 प्लस 60 आंसर कितना होना चाहिए, 150 होना चाहिए। तो पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट इससे हमने सीखा। चलो क्वेश्चन नंबर 42 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में ये बोला गया है कि हमारे पास एक फंक्शन डिफाइंड है जो कि पीस वाइज है। मतलब जब x इज इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 के बराबर है, लेकिन जब x 0 के बराबर नहीं है तो फंक्शन कुछ गिवन है, ओके। और x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए फंक्शन डिफाइंड है। अब देखते हैं 4 ऑप्शंस गिवन है। बोला गया है देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। मतलब डिफरेंशिएबिलिटी पे कमेंट करना और किस किस पॉइंट पे करना है, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2। सारे ऑप्शंस में हमारे पास यही दिख रहा है, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का बहुत ही ईजी तरीका होता है। हम लोग क्या करते हैं, लिमिट, अगर x इज इक्वल टू a पे चेक करना है तो लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स a एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। ये एग्जिस्ट कर गया, डेट इज ए प्लस ए माइनस एग्जिस्ट कर गया। अब बहुत लोग क्या करते हैं, इसको एल एस डी आर एस डी बोल देते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, ये भी करते हैं। तो कुछ भी करो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। जिससे तुम्हें बेटर लगता है सॉल्व करना, उससे तुम सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो बेसिकली हमें अगर x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है तो सोचो x इज इक्वल टू 0 पे चेक करने के लिए मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, है ना। लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, एफ एक्स तो मेरा पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर कॉस पाई बाय एक्स का मॉड है, माइनस एफ ऑफ 0। जब एफ ऑफ 0 निकालोगे तो वो तो 0 दिया हुआ है, तो वो तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 0 डेट इज़ एक्स। तो यहाँ से ये क्या आ गया, x से x कटा, देखना ये क्या आ रहा है, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 कॉस पाई बाय एक्स का मॉड मल्टीप्लाइड बाय x। अब ऐसे सोचो, 0 प्लस निकालो या 0 माइनस निकालो x का, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों, कॉस के अंदर नेगेटिव आई या पॉजिटिव आई वैल्यू सेम, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज सेम एज माइनस ऑफ कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा इज सेम एज कॉस थीटा। अब लेकिन ये सोचो, ये भाई जब 0 को जा रहा है तो ये एंगल कहाँ को जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ। अब एंगल इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, एंगल कुछ भी हो जाए, मतलब कहीं भी जाए, इन्फिनिटी की तरफ जाए तो कॉस की वैल्यू क्या होगी,
हमें एग्जैक्टली नहीं पता है ना, लेकिन हम लोग इतना तो श्योरिटी बोल सकते हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में कुछ तो आएगा, -1 से +1 के बीच में कुछ तो आएगा, फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है। दिस मीन्स उसका मॉडुलस हमेशा 0 से 1 के बीच में कुछ तो आएगा। अब ये वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में कुछ आने वाला है, ठीक है, और उसके आगे एक मल्टीप्लाई हो रहा है 0 टेंडिंग टुवर्ड्स, तो अल्टीमेट आंसर क्या हो जाएगा 0। इससे क्या पता चला कि इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। ओके, अब हमें चेक करना है x इज इक्वल टू 2 पे, तो पहले इसको मैं रब कर देता हूँ। अब हम लोग फिर से सेम फॉर्मूला लगाएंगे x इज इक्वल टू 2 के लिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2, x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2, चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस मेरे पास ज़्यादा आ जाए। लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2, fx के जगह तुम क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ कॉस पाई बाय एक्स माइनस एफ ऑफ 2 कितना आने वाला है, ऑब्वियसली 0 आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये तो 4 आ जाएगा, लेकिन कॉस पाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है फिर से। एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए डेट इज एक्स माइनस 2। ओके, अभी यहाँ पे क्या हो गया, इस बार डायरेक्टली हम लोग क्लेम नहीं कर पाएंगे क्योंकि x माइनस 2 भी कैंसिल नहीं हो रहा है, 0/0 फॉर्म तो है, लेकिन डिफ्रेंशिएट भी करे तो कैसे करे, यहाँ मॉडुलस लगा हुआ है, इसलिए हमें क्या होगा, मॉडुलस ओपन करना होगा। लेकिन जैसे ही मॉडुलस ओपन करने जाएंगे हमें ये दिख रहा होगा cos x अपना वैल्यू चेंज करेगा। मतलब ये कि हमें पता है कि cos x का जैसा ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है। देखो ये एग्जैक्टली कौन सा पॉइंट है, π/2। अच्छा, जैसे ही x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो ये टोटल वैल्यू π/2 से छोटा होगा, है ना, और छोटा होगा तो cos पॉजिटिव आ जाएगा। दिस मीन्स लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2 प्लस निकालोगे तो -x² इंटू कॉस π/x डिवाइडेड बाई x माइनस 2 आएगा, है कि नहीं। अच्छा, एंड लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2 माइनस पे जाओगे तो क्या होने वाला है, 2 माइनस पे जाओगे तो ये वैल्यू कॉस के अंदर वाली π/2 से बड़ी हो जाएगी, वहाँ पे कॉस नेगेटिव आ जाएगा, कॉस नेगेटिव आ जाएगा तो अरे यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव माइनस के साथ x² कॉस π/x x माइनस 2। ये अलग अलग मुझे RHD एंड LHD निकालना पड़ रहा है, ठीक है। दोनों अगर बराबर आ गए तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, नहीं आए तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। इससे पहले वाले केस में RHD LHD कैलकुलेट करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि वो 0 पे चेंज हो रहा था, 0 पे कॉस का क्या हो गया कि उसके आगे वाला ही 0 हो गया, अल्टीमेटली लिमिट ही 0 आ गया, ठीक है। ओके, तो ऊपर वाले केस को अब देखो कि x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2 है तो ओवरऑल 0 जा रहा है वैल्यू, लेकिन 0 जा रहा है तो ऑब्वियसली इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। चेंज ना भी करें तो डायरेक्टली LH रूल लगा सकते हैं। LH रूल जब लगाएंगे तो दिख रहा होगा x² का डिफरेंशिएशन 2x इंटू कॉस ऑफ π/x, ठीक है। x² का डिफरेंशिएशन 2x इंटू कॉस ऑफ π/x। अब उसके बाद क्या करेंगे, कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे। जब कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे देखो क्या होगा, प्लस x² को जैसे का तैसा रहने दिया, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन π/x विथ नेगेटिव साइन, लेकिन माइनस साइन तो आएगा, लेकिन π/x का भी तो डिफरेंशिएशन होगा और वो हो जाएगा माइनस π/x², तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये आ गया मल्टीप्लाइड बाय π/x² और x² से x² कट भी गया और नीचे 1 आ गया ऑब्वियसली, ठीक है। तो जैसे ही x की वैल्यू 2 रखोगे ये तो पूरा का पूरा 0 को चला जाएगा, ये साइन π/2 1 को चला जाएगा, तो ओवरऑल लिमिट 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें सेम इस चीज़ में देखो, ऑब्वियसली इसका लिमिट तुम्हारे हिसाब से अभी तुरंत कितना आया है, 1 आया है, अल्टीमेटली एक माइनस साइन लगा हुआ है, तो अल्टीमेटली रिजल्ट कितना आएगा, -1 आएगा। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि RHD इज नॉट इक्वल टू LHD, दिस मीन्स ये वाला फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2, ऑप्शन नंबर बी। तो हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे हमने इससे। चलो अब आगे क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है।
बोला गया एक फंक्शन डिफाइंड है 0 से 3 में और आउटपुट दे रहा है 1 से 29 में। इसको क्या बोला जाता है बताओ? डोमेन। और इसको क्या बोला जाता है? कोडोमेन। ठीक है, इतना सबको याद होगा। चलो आगे देखो, फंक्शन डिफाइंड कर दिया उन्होंने, एक क्यूबिक फंक्शन गिवन है। अच्छा, क्यूबिक फंक्शन को क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली रूट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा क्या होता है मैं अभी तुरंत बताने वाला हूँ। उन्होंने बोला है फंक्शन पे कमेंट करो कि फंक्शन इज 1 1 ऑन 2। अच्छा, 1 1 ऑन 2 पे कैसे कमेंट करते हैं? 1 1 के लिए मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कभी भी क्वेश्चन में 1 1 पूछने आ जाए तो तुम्हें क्या होगा, तुम अगर शो कर दोगे कि फंक्शन का डेरिवेटिव जो है ऑलवेज पॉजिटिव है या ऑलवेज नेगेटिव है, अगर ये शो कर दिया तुमने तो क्या शो कर दिया कि फंक्शन ऑलवेज 1 1 होने वाला है। क्यों? क्योंकि फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा या ऑलवेज डिक्रीजिंग होगा, दिस मीन्स फंक्शन 1 1 होगा। लेकिन कहीं भी तुमने शो कर दिया कि हमारे जो इंटरवल है उसमें एफ डैश एक्स का साइन चेंज हो रहा है, दिस मीन्स फंक्शन एक ना एक बार टर्न होगा और वो मैनी 1 बन जाएगा। ठीक है, तो 1 1 मैनी 1 चेक करना तो बहुत ही आसान है, तो सबसे पहले वही चेक कर लेते हैं। जब एफ डैश एक्स कैलकुलेट करोगे देखो कितना आ रहा है, 6x² माइनस 30x प्लस 36। इसमें मैं 6 कॉमन ले सकता हूँ, ब्रैकेट के अंदर जाएगा x² माइनस 5x प्लस 6। अब ये मुझे दिख रहा होगा कि 6 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 है, ये है कि नहीं? हाँ, तो इससे तुम्हें दिख रहा होगा एफ डैश एक्स का साइन चेंज जब निकालोगे तो 2 3 इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। ओके, अब हमें देखना कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 3 में। 0 कहीं इधर है, 3 कहीं इधर है। 0 से 3 में मुझे दिख रहा है कि एक एक्स इज इक्वल टू 2 पे इधर कहीं फंक्शन इंक्रीजिंग होगा इधर डिक्रीजिंग बन जाएगा, दिस मीन्स फंक्शन कैसा हो गया? मैनी 1 हो गया। तो नॉट 1 1 एक हो गया, नॉट 1 1। ठीक है, मैनी 1 फंक्शन है, इतना तो हमने श्योरिटी बता दिया। अच्छा, अब मुझे इतना तो पता चला, थोड़ा बहुत पैटर्न तो पता ही चल गया मुझे कि फंक्शन क्या होगा। बेसिकली फंक्शन का शेप किस तरीके से होगा। एग्जैक्टली एफ ऑफ 0 कितना आ रहा है देख लो, एफ ऑफ 0 निकालोगे तो 1 आ रहा है। ठीक है, दिस मीन्स एक्स इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू 1 आएगी फंक्शन। ठीक है, अब ये फंक्शन यहाँ से इंक्रीज करेगा। इंक्रीज कब तक करेगा? 2 तक। उसके बाद क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, कहाँ तक? 3 तक। लेकिन एग्जैक्टली मुझे ये नहीं पता, ये तो पता है मुझे कि वैल्यू एफ ऑफ 0 है विच इज़ 1, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि एफ ऑफ 3 की वैल्यू एफ ऑफ 0 से भी छोटी होगी या उससे बड़ी होगी। एंड एफ ऑफ 2 पे ऑब्वियसली मैक्सिमम आने वाला है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू 2 पे निकालेंगे। जब 2 पे निकालोगे तो कितना आ रहा है देखो, 2 क्यूब डेट इज़ 8 इंटू 2 16 माइनस 2 स्क्वायर डेट इज़ 4 4 इंटू 15 डेट इज़ 60 प्लस 36 इंटू 2 इज़ 72 प्लस 1। देखो ये कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, तो तुम बोलोगे 72 प्लस 16 डेट इज 6 2 8। चलो इसको 17 कर दो, इसको हटा दो, 7 2 9 एंड 89 माइनस 60 कर दिया तो ये कितना आ गया 29। तो हमें एग्जैक्टली दिख रहा होगा कि एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 29, मतलब मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन कितना अटेंड कर रहा है 29। अच्छा, मिनिमम वैल्यू देख लेते हैं, ऑब्वियसली 1। अब इससे भी मिनिमम अटेंड कर सकता है क्या, वो देख लेते हैं। एफ ऑफ 3 निकाल लेंगे, जब एफ ऑफ 3 निकालेंगे तो वो कितना आएगा देखना, 54 माइनस 3 इंटू 3 9 135 प्लस 36 इंटू 3 3 छक्के 108 प्लस 1। तो ये ऑब्वियसली कितना आ रहा है देखते हैं, 8 1 9 109 कर दिया इसको, 5 9 4 13 3 हासिल 1 6 1 163 माइनस 135। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 13 में से, है ना, 13 में से 5 गया, ये भी 29 आ रहा है। ठीक है, तो इससे मुझे क्या पता चला कि जो फंक्शन का रेंज है वो कितना आ रहा है 1 से 29। अच्छा, फंक्शन का रेंज अगर 1 से 29 आ रहा है, दिस मीन्स व्हाट, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, है ना, रेंज इज सेम एज कोडोमेन। और रेंज अगर सेम एज कोडोमेन हो जाता है तो फंक्शन कैसा हो जाता है, फंक्शन हो जाता है ऑन टू, दिस मीन्स ऑन टू बट नॉट 1 1, ऑप्शन नंबर बी।
अच्छा, मतलब अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे मैक्सिमम तीनों के आंसर क्या आ रहे हैं, बी आ गए हैं। वाओ, तो अगर मैं तुक्का मारता बी 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 तो हमारा आंसर सही हो जाता क्या? हाँ, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया लिमिट का। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक लिमिट ही कैलकुलेट किया, फिर से लिमिट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इससे तुम्हें लग रहा होगा कि लिमिट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पता चल रहा होगा, ठीक है। अच्छा, इसका भी आंसर अगर बी आ गया तो तब तो सारे को क्या करो, सारे पेपर का आंसर बी टिक करके चले आना, है ना। ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। हो सकता है ना, ये कोइंसिडेंस से हो सकता है कि बी बी आ रहा है। तो लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी दिस इज इक्वल टू 4। इन्होंने एक लिमिट का वैल्यू दे दिया है 4, अब उसके बाद बोला है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अच्छा, इस लिमिट को ध्यान से अब देखा जाए, लिमिट को ध्यान से देखा जाए तो तुम डायरेक्टली एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी लगा नहीं पाओगे ऐसे तो, है ना। तो उसके लिए मैंने क्या किया, पहले एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस 1 तो नीचे आ ही आएगा, ऊपर क्या आ रहा है देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और मल्टीप्लाई क्या होगा, माइनस ए एक्स इंटू एक्स प्लस 1 डेट इज माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, ठीक है। माइनस बी एक्स माइनस बी, ये आ गया तुम्हारा अल्टीमेटली लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी पे। अच्छा, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को क्या करेंगे, 1 माइनस ए, एक्स स्क्वायर वाला खत्म, प्लस एक्स वाले को देखते हैं अब 1, यहाँ से 1, यहाँ से माइनस ए, यहाँ से माइनस बी, ये भी खत्म, ये भी खत्म, यहाँ भी खत्म। अब कांस्टेंट वाले टर्म को देखा जाए 1 माइनस बी, नीचे है एक्स प्लस 1, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ तक तो सबने कर लिया होगा। अब इसके बाद मेन ट्रिक है, अब ये लिमिट अगर 4 दे दिया है उन्होंने, दिस मीन्स लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अभी सोचो, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है अगर, तो ऊपर एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, नीचे एक लीनियर फंक्शन है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी वैल्यू जा रही है, तो ऑब्वियसली अगर क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर होगा तो ओवरऑल वैल्यू लिमिट की इन्फिनिटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले का पावर ज़्यादा हो गया ना नीचे वाले से, तो अल्टीमेटली आंसर बड़ा हो जाएगा, डोमिनेटिंग ऊपर वाला हो जाएगा। दिस मीन्स अगर ये लिमिट को एग्जिस्ट करना है तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना ही नहीं चाहिए, लीनियर अपॉन लीनियर होना चाहिए, तभी लिमिट एग्जिस्ट कर पाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब एक्स स्क्वायर वाला टर्म कब नहीं होगा, जब ये 1 माइनस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इसका मतलब अगर ए की वैल्यू 1 दी होती तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म खत्म हो जाता, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर वाले टर्म को हटा दिया, ओके। चलो अब देखो मेरे पास आ गया ये। अब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी लिमिट कैसे निकालते हैं, तो एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं। जब एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे तो ये तो खत्म, यहाँ ये भी खत्म, ये आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 1/x और यहाँ ये, ओके। अब सोचो अल्टीमेटली लिमिट आएगा कितना, 1 माइनस ए माइनस बी, और उसकी वैल्यू दी हुई है 4। अच्छा, मुझे ए की वैल्यू पता है ऑलरेडी, तो 1 माइनस 1 माइनस बी इज इक्वल टू 4। बी की वैल्यू कितनी आ गई, -4। अच्छा, दिस मीन्स ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू -4 आंसर होगा, हाँ। अरे वाह, फिर से आंसर क्या आ गया, बी। तो अभी तक हमने 4 क्वेश्चंस करे, चारों क्वेश्चन के आंसर क्या आ गए, बी, ओके। और चारों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे, मतलब हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिले। तो अगर ये वीडियो को पूरा फॉलो करते हो तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट अपने आप ब्रश अप हो जाएगा, तुम बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हो अपने IIT JEE एडवांस के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अगर तुम्हारे दोस्तों को नहीं पता है तो उसको भी शेयर करो वीडियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा पाए बच्चे इस वीडियो का, ठीक है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन अपने पास, क्वेश्चन नंबर 45। बोला गया लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज नॉन जीरो। अच्छा, ये लाइन लिखने का मतलब क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज नॉन जीरो, इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली जेड जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है और प्योरली इमेजिनरी तो नहीं, मतलब प्योरली रियल वाला केस पॉसिबल नहीं है, मतलब रियल तो कभी हो ही नहीं सकता है। हो सकता है प्योरली इमेजिनरी हो जाए, या प्योरली इमेजिनरी हो सकता है, या कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, ठीक है, ओके। चलो आगे देखते हैं। अब उन्होंने एक कंडीशन दी हुई है कि a इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज रियल। अच्छा, a इज रियल, अब उन्होंने a की वैल्यू भी रियल बोल दी है। तो इस इक्वेशन को ध्यान से देखा जाए, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0, है ना।
ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, भले जेड में है लेकिन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है। अच्छा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जेड स्क्वायर का भी कोएफिशिएंट कैसा है, रियल, जेड का भी कोएफिशिएंट कैसा है, रियल, और ये 1 माइनस ए ऑब्वियसली रियल है क्योंकि 1 एक रियल नंबर, ए भी एक रियल नंबर, तो रियल माइनस रियल इज रियल। अच्छा, सारे के सारे ए बी सी, अब इस क्वाड्रेटिक को ऐसे सोचो, मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक है जिसके ए बी सी तीनों के तीनों कोएफिशिएंट रियल हैं। और इसके रूट्स कैसे हैं, रूट्स बेसिकली जेड या एक्स यहाँ पे और यहाँ पे जेड, रूट्स कैसे हैं, वो इमेजनरी हैं। इमेजनरी रूट कब होता है, जब उसका डी लेस देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, या तो डायरेक्टली ये कंडीशन लगा दो कि इसका डी क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। तो चलो डी इसका लेस देन इक्वल टू 0, डी बी स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 4ac डेट इज 4 इंटू 1 माइनस ए लेस देन और इक्वल टू 0। ये कितना आ गया, 1 माइनस 4 प्लस 4a लेस देन इक्वल टू 0 डेट इज 4a लेस देन इक्वल टू 3, a लेस देन इक्वल टू 3/4, a लेस देन इक्वल टू 3/4। अच्छा, 3/4 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा अल्टीमेटली आंसर ये हो जाएगा, है ना। चलो, लेस देन इक्वल टू 0 क्यों बोल दिया मैंने, लेस देन 0, सिर्फ लेस देन इक्वल टू 0 हो गया तो रियल रूट हो जाएगा, है ना। तो a लेस देन 3/4 होना चाहिए, तो ऑब्वियसली 3/4 तो हो ही नहीं सकता है। तो ये एक मेथड है। ठीक है, ये डायरेक्टली क्लिक कर गया तो ये एक मेथड है। दूसरा मेथड कैन भी, तुम z निकाल दो, z क्या आएगा, माइनस बी प्लस और माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac 1 माइनस ए डिवाइड बाई 2। अब तुम्हें दिख रहा है z एक कैसा है, इमेजनरी पार्ट नॉन जीरो है, दिस मीन्स ये वाला पार्ट इमेजनरी आना चाहिए, डेट इज इसके अंदर वाले चीज़ को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी होगा। अंदर वाला चीज़ जीरो भी नहीं हो सकता है, अंदर वाला चीज़ नेगेटिव होना चाहिए, वही हमने किया है अल्टीमेटली। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कॉनिक सेक्शन से है। ठीक है, कॉनिक सेक्शन से कर लेंगे। बोला गया है देयर इज एन एलिप्स, एक एलिप्स है एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, ए की वैल्यू बी से बड़ी है। तो एक कुछ एलिप्स ऐसा है, ऐसे ही रफ स्केच बना लिया। इज इंस्क्राइब्ड इन ए रेक्टेंगल आर हुज साइड्स आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। दिस मीन्स ये एलिप्स एग्जैक्टली एक रेक्टेंगल के अंदर है, जो रेक्टेंगल इस एंड पॉइंट से पास करता हो। ओके, ठीक है। हाँ, रेक्टेंगल का नाम आर है, हुज साइड्स आर पैरेलल। अनदर एलिप्स E2 इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,4। अच्छा, 0,4 कौन सा पॉइंट है वो देख लेंगे थोड़ी देर में। हाँ, सर्कमस्क्राइब्स द रेक्टेंगल आर। अच्छा, एक एलिप्स है जो कि इसको भी सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ओके, ठीक है, मतलब एलिप्स फिर एलिप्स, दो एलिप्स, एंड दिस एलिप्स इज पासिंग थ्रू 0,4, दिस मीन्स ये वाला पॉइंट है 0,4। देन एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। अच्छा, ठीक है, ये ए स्क्वायर इज 9, तो ए की वैल्यू 3 है, एंड बी स्क्वायर इज 4, तो बी की वैल्यू 2 है। तो यहाँ से मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल रहा है, दिस इज 3,0। इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट पता चल रहा है, डेट इज 0,2। अच्छा, ये दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया, तो ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया, डेट इज 3,2। अच्छा, अब ये देखो, एक बड़े वाले एलिप्स का उन्होंने क्या दे दिया, उन्होंने b की वैल्यू दे दी। मतलब बड़ा वाला एलिप्स कैसा होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर डेट इज 16 इज इक्वल टू 1 टाइप होगा। अच्छा, अब मुझे a की वैल्यू आ जाएगी तो एक्सेंट्रिसिटी आ ही जाएगा। a की वैल्यू कैसे आएगी, तो उन्होंने इस एलिप्स पे एक पॉइंट भी दे दिया 3,2, तो 9/a स्क्वायर प्लस 4/16 इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया 9/a स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करके देख लो भैया, 9/a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 डेट इज 3/4। तो यहाँ से 3 इंटू 3 कट गया, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 12। अच्छा, तो a स्क्वायर आ गया 12, b स्क्वायर आ गया 16, तो e कितना होता है एलिप्स का एक्सेंट्रिसिटी, 1 माइनस रूट अंडर a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है,
बी स्क्वायर बाई स्क्वायर क्यों नहीं किया, क्योंकि वो 1 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका इससे ये पता चला कि ये वाला एलिप्स कैसा है, ये वाला एलिप्स वर्टिकल एलिप्स है, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है देख लो, 16 माइनस 12 डेट इज़ 4/16, तो 1/2। आंसर कितना है, सी। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास मैट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट से, ठीक है। उन्होंने बोला लेट पी ए आई जे, मतलब इन्होंने बोला है कि पी में जो एक एलिमेंट है वो कुछ ऐसा है, पी एक मैट्रिक्स है कुछ इस टाइप का, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। P के बारे में दिया है, इज ए 3x3 मैट्रिक्स। Q एक मैट्रिक्स है Bij जिसका एलिमेंट है, एंड Bij के बारे में एक खास बात है कि Bij इज रिलेटेड टू Aij, ठीक है। अच्छा, इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ P इज 2, P का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स Q पूछा गया। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, Q मैट्रिक्स लिखूंगा। Q मैट्रिक्स लिखूंगा तो देखना क्या आएगा। पहला एलिमेंट क्या होता है, B11। अच्छा B11, अच्छा यहाँ से देखो B11 कितना आएगा, B11 आएगा 2 to the power 1 + 1 2 into A11। ओके, दिस मीन्स दिस कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर इंटू A11। नेक्स्ट, जब B12 लिखोगे, जब B12 लिखोगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगा एंड A21 आ जाएगा 12 की जगह, क्योंकि Ij तो J, Ij और Ij ही है। अच्छा, तो 12 ही रहेगा। ओके, Ij और Ij ही है तो 12 ही रहेगा। B13 लिखोगे तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, 4 A13। अच्छा, B ये कौन सा आता है, B21, तो B21 लिखोगे तो A21 तो आएगा, लेकिन 2 की पावर 3 आ जाएगा। ओके, अगला वाला देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, B22, B22 तो A22 आएगा, लेकिन 2 to the power 4 आ जाएगा। सिमिलरली B23 तो A23 आएगा, A23 देखना, लेकिन 2 की पावर 5 आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट वाला जब तुम लिखोगे, नेक्स्ट वाला इज, ओके थोड़ा बड़ा कर देते हैं, B31 दैट इज 2 की पावर 4 A31। उसके बाद B32 दैट इज 2 की पावर 5 A32 एंड B33 इज 2 की पावर 6 A33, ठीक है। Q मैट्रिक्स पता चल गया मुझे इन टर्म्स ऑफ A। अब उन्होंने क्या बोला है, P मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मुझे पता है, Q मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बताओ। तो ऑब्वियसली मैं क्या करने वाला हूँ, इसका डिटर्मिनेंट अल्टीमेटली निकालने वाला हूँ। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो मुझे थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी पता है डिटर्मिनेंट का, मैंने दोनों साइड डिटर्मिनेंट लगा दिया। तो बताओ Q का डिटर्मिनेंट कैसा होगा, देखना ध्यान से। अगर मैं इस कॉलम को देखूँ तो सब में क्या कॉमन है, 2 स्क्वायर, एक 2 स्क्वायर बाहर आएगा मल्टीप्लाइड बाय। इस कॉलम में देखूँ तो सब में क्या कॉमन है, 2 क्यूब, एक 2 क्यूब भी बाहर आएगा। इस कॉलम में देखो सब में क्या कॉमन है, 2 to the power 4, 2 to the power 4 भी बाहर आएगा। डिटर्मिनेंट के अंदर क्या बचेगा, 2 स्क्वायर यहाँ से बाहर आ चुका है तो A11 बचा, A12 बचा, A13 बचा, यहाँ पे 1 2 बचा, A21 बचा, फिर से यहाँ भी 1 2 बचा, A22 बचा, यहाँ भी 1 2 बचा, A23 बचा। सिमिलरली अगले में 1 2 बचा, नहीं 2 2 बचा, A31 आया, यहाँ भी 2 2 बचा, A32 आया, 2 2 बचा, A33 आया, ठीक है। आगे चलते हैं। अल्टीमेटली ये कितना आ चुका है, 2 की पावर 2 3 5 4 9, 2 की पावर 9 आ चुका है। अब मुझे दिख रहा है कि इस कॉलम से मैं 1 2 बाहर निकालूंगा और इस कॉलम से 2 स्क्वायर बाहर निकालूंगा, तो अल्टीमेटली आ जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये आया कितना देखो, 9 + 2 11 + 1 12, 2 की पावर 12 इंटू ये है क्या एक्चुअल में, मॉड P। तो मॉड Q की वैल्यू इतनी आ गई। अच्छा, मॉड P की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2, तो अल्टीमेटली आंसर कितना आ गया, 2 की पावर 13। तो हमारा अल्टीमेट आंसर कितना होगा, डी ऑप्शन, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, जेईई मेंस में भी आने का
चांस है इसका। अप्रैल अटैम्प्ट एंड मई अटैम्प्ट अभी भी बचा हुआ है, तो हो सकता है जेईई मेंस में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाए। तो अभी जितने भी सिंगल करेक्ट क्वेश्चन हमने करे हैं वो सारे हो सकते हैं जेईई मेंस में आ जाए फिर से, ठीक है। ओके, क्योंकि जेईई मेंस में भी क्वेश्चन रिपीट तो होते ही हैं और वो एडवांस वाले ही रिपीट होते हैं मोस्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम लोग। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। अब ये इंटीग्रेशन जब आया था तो बहुत लोग डर गए थे, ठीक है, मतलब खतरनाक सा एक्सप्रेशन है, ठीक है। और इस टाइप के इंटीग्रेशन में तुम क्या कर सकते हो, रिवर्स में भी नहीं जा सकते हो कि डिफ्रेंशिएट करके कुछ कर लिया। क्या होता है मोस्ट ऑफ द केस में जब इंटीग्रेशन नहीं होता है तो बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन को ही डिफ्रेंशिएट कर देते हैं जिससे आंसर आ गया वो। लेकिन यार डिफ्रेंशिएट करने में बहुत दिक्कत होने वाला है, ठीक है। वैसे तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से जेईई क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, ठीक है, पूछ लिया, कर लेंगे। अब इसमें दिख रहा होगा कि हर जगह जब आंसर आ रहा है तो वो क्या आ रहा है, sec x प्लस 10x, sec x प्लस 10x, ठीक है। और यहाँ भी प्रॉब्लम किस में है, sec x प्लस 10x में। देखो ऊपर sec स्क्वायर x dx देख के बहुत बच्चे के दिमाग में ये फीलिंग तो आता है एक बार कि क्यों ना 10x को t ले लिया जाए। लेकिन यार 10x को t लेके करोगे क्या, 10x नीचे में है क्या तुम sec x को 10x के फॉर्म में लिख पाओगे? लिख भी लोगे तो रूट के अंदर आएगा, है ना, 1 प्लस टी स्क्वायर। अब रूट के अंदर एक ऑलरेडी उस पर पावर 9/2 है, पागल हो जाओगे सॉल्व करते करते, है ना, कुछ बनेगा ही नहीं अच्छा खासा। इसलिए ये वाला दिमाग तो हटा ही दिया, 10x को t नहीं लेना था। इन्होंने यही सोचा था कि मैक्सिमम बच्चे यहाँ गलती करें और वो गलती हमें नहीं करना है, ठीक है। तो हमने देखा हर जगह sec x प्लस 10x का कुछ हो रहा है, तो मैं sec x प्लस 10x को ही कुछ एज्यूम करता हूँ। लेकिन मैं हमेशा ये बताता हूँ कि ठीक है, हमेशा ये इस चीज़ पे ध्यान दो कि रेडिकल साइन खत्म हो जाए। रेडिकल साइन का मतलब क्या है, देखो पावर ओवरऑल sec x प्लस 10x पे कितना है, 9/2। तो sec x प्लस 10x को t या p मानने की जगह t स्क्वायर मान लो। इससे फ़ायदा क्या होगा, नीचे वाला जो डेनोमिनेटर है उसका रेडिकल साइन ही खत्म हो जाएगा। ओके, अब इससे क्या हुआ देखें, sec x प्लस 10x को डिफ्रेंशिएट किया, sec x का डिफ्रेंशिएशन कितना आ गया, sec x इंटू 10x, 10x का डिफ्रेंशिएशन कितना आ गया, sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt। अब ध्यान से देखना, sec x ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, sec x प्लस 10x dx इज इक्वल टू 2t dt। यहाँ से तुम्हें दिख गया होगा एक sec x dx कितना आ गया, sec x dx 2t, और ये भी तो एक t ही है, सॉरी t स्क्वायर है, तो t स्क्वायर dt, तो अल्टीमेटली ये आ गया 2/t dt, ठीक है। sec x dx हमारे पास आ गया 2/t dt। इससे फ़ायदा क्या हुआ आप देखते हैं आगे। इससे फ़ायदा क्या हुआ, मैं क्या करूँगा कि एक बार याद रखा कि नीचे वाले को टी स्क्वायर लेते हैं ताकि मैं स्पेस को यूज कर पाऊँ, ठीक है। अब देखो सिंप्लीफाई करते हैं, इससे ये इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई हुआ, एक sec x गया उसमें तो 2/t dt तो बनेगा, ठीक है अल्टीमेटली। अच्छा, एक sec x अभी भी बचा हुआ है, उसको लिख लिया, dt बन चुका है। नीचे ये t स्क्वायर पावर 9/2 डेट इज t टू द पावर 9 बन चुका है। अब फंस गए हम लोग, कहाँ फंसे, इस sec x को कैसे हटाया जाए, sec x को कैसे हटाया जाए भाई। तो एक चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, जब भी ये चीज़ ट्रिग्नोमेट्री में बताया जाता है, जब भी sec x प्लस 10x दिखे तो हमेशा ये चीज़ याद रखना है कि sec x माइनस 10x एंड sec x प्लस 10x आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि दोनों को डिफरेंस ले लो, दोनों का जब डिफरेंस लोगे या ऐड कर दो, ऐड जब करोगे तो 2 इंटू sec x आ जाएगा, 10x का कटेगा, t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से sec x तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर बाई 2। अच्छा, तो sec x को भी t के टर्म में लिख सकते हैं, हाँ, दिस मीन्स ये कितना आ गया, देखो 2/t t टू द पावर 10, और ये आ गया t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर बाई 2 dt। यहाँ दिख रहा है 2 से 2 कट जाएगा, ये अल्टीमेटली आ जाएगा t स्क्वायर बाई टी टू द पावर 10 डेट इज टी टू द पावर -8 प्लस टी टू द पावर -12 dt। अब ये इंटीग्रेट कर दो, टी टू द पावर -7 बाई -7
प्लस t⁻11/-11, यही आएगा ना, प्लस कुछ कांस्टेंट। ओके, अब t की वैल्यू रख देनी है, बस आ जाएगा। ठीक है, t की वैल्यू रख दोगे तो एक कांस्टेंट वाला चीज़ हटा दोगे, 11/2, t⁻11/2, तो अल्टीमेटली सॉरी ये -11 है, तो माइनस माइनस तो हटा ही सकते हैं हमेशा। ठीक है, माइनस हटा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, हाँ सी वाला ऑप्शन दिख रहा है मुझे। कैसे, तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करोगे तो 11/2 उधर जाकर 7/2 बन जाएगा। ठीक है, और उधर से 11/2 एक आ जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली सी वाला आंसर आ गया। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक सिंगल करेक्ट वाला ख़त्म नहीं हुआ है। अच्छा 2 क्वेश्चन और है क्या सिंगल करेक्ट में? हाँ ठीक है, 2 क्वेश्चन और है, कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बोला गया है लेट द पॉइंट P इज द इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस विद द प्लेन दिस। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, Q और R से पास करने वाला एक लाइन लिख लेंगे, x - 2 डिवाइडेड बाई 2 - 1 1 इज इक्वल टू y - 3 डिवाइडेड बाई 3 - 1 + 1 4 इज इक्वल टू z - 5 डिवाइडेड बाई 5 - 4 1। इसको लैम्डा से इक्वेट किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अल्टीमेटली निकालना है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा + 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 4 लैम्डा + 3, z की वैल्यू कितनी आ गई लैम्डा + 5। अच्छा 3 वैल्यू आ चुका है मेरे पास। अगर अब मैं देख रहा हूँ कि मुझे इस प्लेन के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो मैं 5 × x के जगह क्या डाल दूंगा, लैम्डा + 2 माइनस 4 × y के जगह क्या डाल दूंगा 4 लैम्डा + 3 माइनस z के जगह क्या डाल दूंगा लैम्डा + 5 इज इक्वल टू 1 के बराबर है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 5 लैम्डा यहाँ से आया, माइनस 16 लैम्डा वहाँ से आया, माइनस लैम्डा वहाँ से आया। ठीक है, प्लस 5 × 2 10 यहाँ से आया, माइनस 12 यहाँ से आया, माइनस 5 यहाँ से आया, इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आ गया 16 17 में से 5 गया -12 लैम्डा, और यहाँ से आया 12 + 5 17 में से 10 गया -7 इज इक्वल टू 8 बोल सकते डायरेक्टली। लैम्डा की वैल्यू आ गई -8/12 -2/3। अच्छा लैम्डा की वैल्यू अगर आ चुकी है तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ चुका है, डेट इज x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2/3 + 2 डेट इज 3 × 2 6 - 2 4/3। ये कुछ अच्छा खासा वैल्यू नहीं आ रहा है, कुछ मिस्टेक तो नहीं किया है ना मैंने? ओके ठीक है चलो। y की वैल्यू कितनी आ रही है -8/3 + 3 3 × 3 9 - 1 8 1/3। अच्छा z की वैल्यू कितनी आ रही है -2/3 + 5 डेट इज 5 दिया 15 15 में से 2 गया 13/3। ठीक है, तो P पॉइंट आ गया मेरे पास। ठीक है, ये वाला पॉइंट है P पॉइंट। नाउ S इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट T टू QR। अच्छा QR एक लाइन है, उससे क्या किया, T पॉइंट से QR लाइन पे क्या किया, एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अच्छा दिस मीन्स हमें RS भी निकालना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने पूछा व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट PS। ठीक है, उसके बाद PS निकाल दोगे। ठीक है, सिंपल ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है लेकिन ठीक है। क्या करेंगे बेसिकली मैं बता दे रहा हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ बच्चे भूलते हैं, मतलब मुझे क्या निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का एक फार्मूला होता है प्यारा सा, लेकिन वो फार्मूला किसके लिए होता है, प्लेन के लिए होता है। मैक्सिमम बच्चे क्या गड़बड़ कर देते हैं, लाइन में भी वही लगाते हैं। लाइन में फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऐसे नहीं निकाला जाता है। लाइन में फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकाला जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, सपोज ये मेरे पास लाइन है, अभी तुरंत हमने बोला कि ये पॉइंट है, उस पर लैम्डा + 2 4 लैम्डा + 3 लैम्डा + 5 एंड ये T पॉइंट है, T पॉइंट इज 2 1 4। अगर T एंड ये सपोज S है तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर दिस मीन्स TS वेक्टर डॉट डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन डेट इज I कैप + 4 J कैप + K कैप इज इक्वल टू 0 है ना। ओके तो अब मुझे दिख रहा है TS वेक्टर कितना आएगा, लैम्डा + 2 - 2 डेट इज लैम्डा, 4 लैम्डा + 3 - 1 डेट इज I कैप,
लैम्डा इंटू 1 इज लैम्डा ही लिख दिया मैंने, प्लस 4 इंटू 4 लैम्डा प्लस 3 माइनस 1 डेट इज 4 लैम्डा प्लस 2 प्लस 1 इंटू लैम्डा प्लस 5 माइनस 4 डेट इज लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा देखना, लैम्डा प्लस 16 लैम्डा प्लस लैम्डा 18 लैम्डा प्लस 4 दूना 8 प्लस 1 9 इज इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू आ गई -12। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू -12 आ गई तो एस पॉइंट आ गया मेरे पास। एस पॉइंट क्या आ गया, -12 प्लस 2 कॉमा -4/2 प्लस 3 कॉमा -12 प्लस 5। ठीक है, अब अगर एस पॉइंट आ चुका है, पी पॉइंट ऑलरेडी पता है, तो पी एस डिस्टेंस तो हमेशा ही निकाल सकते हैं किससे, डिस्टेंस फार्मूला से। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। चलो क्वेश्चन नंबर 50 पे मूव करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन था लेंदी, बस मतलब एक ट्रिवियल मेथड था वो करना था हमें, और ये लेंदी क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका आंसर ए वाला ऑप्शन आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का भी आंसर तुम लोगों को दिख ही गया, फिर भी कोई बात नहीं है, सॉल्व करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमें सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखने पे ध्यान देना है, आंसर पे नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला गया है, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इस टाइप का क्वेश्चन ट्रिवियल होता है ना, ड्रॉन फ्रॉम ए टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन दिस टू द सर्कल दिस। अब ये सर्कल तो बहुत स्टैंडर्ड है, जिसका सेंटर 0,0 पे है, रेडियस 3 है। ओके, अब बोला है कि कोई भी लाइन है 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 20। ठीक है, इस पे कोई पॉइंट है P, उस पॉइंट से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉ किया गया, इसके मिड पॉइंट का लोकस बताओ h कॉमा के। अच्छा, ये ए बी, ये तो ट्रिवियल क्वेश्चन हो गया ना। अगर मिड पॉइंट मुझे पता है तो मैं हमेशा t इज इक्वल टू S1 से इक्वेशन लिख सकता हूँ, है ना। ये वाला चीज़ सबके लिए वैलिड है, t इज इक्वल टू S1 से। जब t इज इक्वल टू S1 से वैल्यू लिखोगे, देखो क्या आ रहा है, t इज इक्वल टू S1 लिख दिया तो t क्या होता है, x1 xh प्लस y1 yk माइनस 9 इज इक्वल टू S1 मतलब h² प्लस k² माइनस 9। दिख रहा है 9 से 9 कट जाएगा, इक्वेशन फाइनली कितना आ जाएगा, xh प्लस yk इज इक्वल टू h² प्लस k²। ये तुम्हारा होगा टेंजेंट का, सॉरी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन। लेकिन अब उन्होंने ये भी तो बोला है कि इस पॉइंट पे, इस लाइन पे कोई पॉइंट है, उससे भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉ किया गया। अच्छा, इस लाइन पे कोई पॉइंट होगा, सपोज वो अल्फा कॉमा, क्या हो सकता है सोचो, अल्फा कॉमा, मैं पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ, अगर x अल्फा है, ऐसे सोचना, अगर x की वैल्यू अल्फा है तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4 अल्फा माइनस 20/5, 4 अल्फा माइनस 20/5। ओके, इस पॉइंट से अगर लिखेंगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ए बी का इक्वेशन, तो वो तो t इज इक्वल टू 0 आएगा। तो x1 प्लस y1 डेट इज 4 अल्फा माइनस 20/5 इज इक्वल टू 9। ये हमारा इक्वेशन होगा, है ना। इससे मुझे क्या पता चल रहा है, इससे मुझे पता चल रहा है दोनों अगर सेम इक्वेशन है, दिस मीन्स दोनों क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो कोएफिशिएंट को प्रोपोर्शनल करना है, डेट इज h अपॉन अल्फा इज इक्वल टू k अपॉन 4 अल्फा माइनस 20/5 इज इक्वल टू h² प्लस k² अपॉन 9। इससे मुझे क्या दिख रहा है, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9h अपॉन h² प्लस k²। अच्छा, अल्फा की वैल्यू आ चुकी है, यहाँ से मुझे दिख रहा है कि 9k इज इक्वल टू k अपॉन h² प्लस k² की वैल्यू कितनी आ रही है, मैं ये दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ, तो 4 अल्फा माइनस 20/5। तो यहाँ से 45 k/h² प्लस k² इज इक्वल टू 4। अल्फा कितना है, 9h अपॉन h² प्लस k² माइनस 20। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 36h अपॉन h² प्लस k² माइनस 45 k अपॉन h² प्लस k² इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो यहाँ से 36x माइनस 45y
इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा आंसर होना चाहिए पहले, ठीक है। 36x माइनस 45y इज इक्वल टू 36x माइनस 45y, 36x माइनस 45y इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा आंसर हो गया। नहीं नहीं, ये आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये तो नेगेटिव हो जाएगा ना। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे हमारा सिंगल करेक्ट खत्म होता है। हमने कितने क्वेश्चंस करे? लगभग 10 क्वेश्चन करे सिंगल करेक्ट में। इसके बाद शुरू कौन सा सेक्शन होता है? मल्टीपल टाइप। अब मल्टीपल टाइप में क्या होता है? बेसिकली मल्टीपल करेक्ट टाइप में हो सकता है एक ही आंसर सही हो सकता है बहुत सारे आंसर सही हो। तो पहले के ज़माने में क्या होता था? पहले के ज़माने में क्या होता था, अगर ABC आंसर है और तुमने ABC ही टिक किया है तभी तुम्हारा एग्जैक्ट सही होगा, नहीं तो AB भी टिक कर दिया तुम्हारा गलत हो जाएगा। लेकिन अब क्या होता है, अब ये लोग पार्शियल मार्किंग करते हैं। सपोज ABC आंसर रहा और तुमने सिर्फ AB टिक किया, दिस मीन्स तुम्हें कुछ तो नॉलेज है उसके बारे में, तो तुम्हें कुछ मार्क्स तो मिलने चाहिए, ठीक है। तो आजकल पैटर्न थोड़ा इसमें चेंज कर दिया गया है, लेकिन पहले थोड़ा डिफिकल्ट होता था ये, ठीक है। तो मल्टीपल करेक्ट रैंक डिसाइडिंग हो जाता था और इसमें ये लोग नेगेटिव मार्किंग भी नहीं देते थे शायद, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो।